Hello everyone, I am Anu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Khairatgarh. I welcome you all in this 31st lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम फ्रिक्शन घर्षण का पहला न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आज की वीडियो से अगले वीडियो कुछ वीडियोस तक न्यूमेरिकल ही चलने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके फ्रिक्शन के टाइप्स जो हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना देने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, चैप्टर 3 का पहला न्यूमेरिकल, इसलिए क्वेश्चन 3.1 फॉर एफ इक्वल टू 0 1 2 3 है ना। अगर ये कैपिटल एफ का मान 0 होगा, 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा, तो आपको इन तीनों चीज़ों की गणना या कैलकुलेशन करना है। जब ये तीनों फोर्सेस का मान इस तरह से होगा तो चारों स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स का मान जो लगेगा इसमें पीछे की ओर वो कितना होगा। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन का पोजीशन कितना होगा, मतलब कि एक्स का मान कितना होगा। तीसरा, कंडीशन ऑफ द बॉडी। जब भी कंडीशन ऑफ द बॉडी पूछा जाए इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की स्थिति क्या होगी, या वो स्थिर अवस्था में रहेगा, क्या वो गतिशील अवस्था में रहेगा। तो F इक्वल टू 0 में तो स्थिर रहेगा, आप जानते हैं। अलग अलग जब फोर्स लगेंगे तो ये स्थिर रहेगा या गतिशील हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इन तीनों चीज़ों की कैलकुलेशन करना है, फ्रिक्शन फोर्स, पोजीशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन और वस्तु की स्थिति। किन किन कंडीशन में, जब फोर्स का मान 0 किलोन्यूटन, 1 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन और 3 किलोन्यूटन होगा, तो इन चारों कंडीशंस में जहाँ पर दिया है म्यू एस इक्वल टू 0.2, म्यू डी इक्वल टू 0.15। म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू डी डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग जानते हैं कि म्यू डी जो है स्लाइटली लेसर देन द म्यू एस होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का कैलकुलेशन इन चारों अवस्था में करना है। मैंने ये भी बताया प्रीवियस लेक्चर्स में कि नॉर्मल रिएक्शन का जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, मतलब कि ये बीचों बीच होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब भी इसमें कोई फ्रिक्शन, एक फोर्स आता है, जब भी इसमें रिलेटिव मोशन की संभावना बनती है या कोई फोर्स इसको स्लाइड करने की कोशिश करता है जिसमें ए फोर्स है, ये फोर्स आते ही ये इस तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। जिस तरफ गति की संभावना होती है उस तरफ नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वस्तु स्थिर अवस्था में है अभी, है ना, और इसको इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्थिर है तो इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम होगा तो नेट मोमेंट किसी भी एक पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। लेकिन यदि मैं यहाँ पर से, यदि ये यहाँ पर बीच में होता और यहाँ पर मैं मोमेंट लेता, तो यहाँ पर देखिए इसके कारण से 0 मोमेंट, इसके कारण से मोमेंट 0, इसके कारण से मोमेंट 0, और एफ के कारण से मोमेंट आपका बच जाता। तो नेट मोमेंट किसी भी कंडीशन में ये 0 नहीं हो सकता था। इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा खिसक जाता है ताकि नेट मोमेंट न्यूट्रल हो सके, 0 हो सके। ये हमने पहले भी बात किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें न्यूमेरिकल में कि फोर्स है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वस्तु जो है इक्विलिब्रियम में है, तो हमको इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारा पास, यदि मैं इसको एक्स डायरेक्शन मानूँ, इसको वाई डायरेक्शन मानूँ, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से, नहीं एफ वाई इक्वल टू 0 से, सॉरी एफ वाई इक्वल टू 0 से क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10 किलो न्यूटन कर दूँ। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ 2 फोर्सेस हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए यदि मैं यहाँ पर एक येलो डॉट लूँ, ठीक है, येलो डॉट लूँ, तो यहाँ पर देखिए फोर्सेस, इसके कारण से तो कोई मोमेंट नहीं आएगा, एफ के कारण से भी, इस स्मॉल एफ के कारण से भी कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो इस लाइन से पास हो रहे हैं। अब मोमेंट जो बनेगा वो कैपिटल एफ के कारण से और नॉर्मल रिएक्शन के कारण से बनेगा। कैपिटल एफ जो है इस येलो डॉट के अबाउट जो है इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कील ठोक देंगे और इसको खींचेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए इसके अबाउट कील ठोकाऊँ, अगर इसमें फोर्स लगाऊँ तो कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण से मोमेंट कितना हो जाएगा, एफ के कारण से एफ इंटू 1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए, एफ इंटू 1 इक्वल टू एन इंटू एक्स, तो एन इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू 1, एन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू एफ बाई एन, जहाँ पर एन इक्वल टू 10 है तो एक्स इक्वल टू एफ बाई 10, एक्स इक्वल टू 0.1 एफ हो गया। ठीक है, इस चीज़ को क्या करेंगे आप नोट करके रखेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब अलग अलग स्थिति में कितना कितना आएगा देख लीजिए। अब ये जैसे ही आ गया, आप देख लीजिए जब एफ इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इक्वल टू भी 0 होगा,
जब एफ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1 0.1 मीटर हो जाएगा। जब एफ इक्वल टू 2 किलो न्यूटन होगा तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। जब एफ इक्वल टू 3 किलो न्यूटन रखोगे तो एक्स इक्वल टू 0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से तो आपको पता चल गया। तो ये जो है नॉर्मल पोजीशन 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये आपका निकल के आ चुका है। वस्तु की स्थिति जानने के लिए और फ्रिक्शन फोर्स को जानने के लिए हमारे पास एक चीज़ जानना जरूरी है कि इसमें बॉडी और ये जो सतह है, ये जो बॉडी और ये सतह है, इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। वो लगता है जब वस्तु लिमिटिंग कंडीशन में होता है, जब वस्तु सीमांत अवस्था में होता है, जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, जब वस्तु एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है या इम्पेंडिंग मोशन में होता है। सभी का मतलब यह है कि वस्तु फिसलने की ठीक अवस्था में है, थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो वो वस्तु फिसल जाएगा। इस अवस्था में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है दैट एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस 0.2 है, एन 10 है, तो ये क्या होता है 2 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो बॉडी और ज़मीन के बीच में मैक्सिमम 2 किलो न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जब वस्तु कैपिटल एफ जो है अगर शून्य से मैं बढ़ाते जाऊँगा 2 किलो न्यूटन तक पहुँचूंगा, तब तक ये स्थिर अवस्था में बने रहेगा। जैसे ही 2 से ज़्यादा जाएंगे तो वस्तु गतिशील हो जाएगा। तो इससे भी आप ये जान गए कि वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, जब एफ इक्वल टू 0 होगा तो वस्तु स्थिर अवस्था में, एफ इक्वल टू 1 होगा वस्तु स्थिर अवस्था में, एफ इक्वल टू 2 होगा तब भी वस्तु स्थिर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मोशन है, ठीक फिसलने की स्थिति में या लिमिटिंग कंडीशन में आ चुके हैं हम। लेकिन ये क्या है, वस्तु स्थिर है। इन तीनों ही अवस्था में वस्तु स्थिर रहेगा और ये चौथे में क्या हो जाएगा, वस्तु गतिशील हो जाएगा। जैसे ही कैपिटल एफ का मान 0 से लेकर के 2 से 2.1 भी मैं बढ़ा देता हूँ फोर्स का मान, तो क्या हो जाएगा, वो गतिशील हो जाएगा। तो ये भी आपको मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आप लोग जानते हैं, कैपिटल एफ इक्वल टू कितना होता है, स्थिर अवस्था में स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा जो बाह्य बल होता है उसके बराबर होता है, जो उसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है वो बराबर होता है। तो एफ इक्वल टू कैपिटल एफ के बराबर होगा, कहाँ तक, स्थिर अवस्था में है 0, 1, 2 में। तो यहाँ पर जब 0 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, जब कैपिटल एफ का मान 1 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 होगा, जब कैपिटल एफ का मान 2 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 होगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा, वो डायनेमिक कंडीशन में आ गया। तो एफ डायनेमिक एफ डी इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी इंटू एन होता है। तो यहाँ पर म्यू डी 0.15 हो जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन का उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा डायनेमिक वाला। चलिए हम एक एक करके देखते हैं, वैसे तो सबका आंसर बता दिया मैं। व्हेन एफ इक्वल टू 0, स्मॉल एफ इक्वल टू भी 0 होगा क्योंकि स्थिर अवस्था में कैपिटल एफ और स्मॉल एफ बराबर होंगे। एक्स इक्वल टू 0.1 इंटू 0, यहाँ से 0 हो गया है ना, तो बॉडी स्थिर अवस्था में है। 0, 1, 2 तीनों में क्या होगा, वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगा। व्हेन एफ इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0.1 इंटू 1 किलो न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, है ना। कंडीशन ऑफ द बॉडी स्टैटिक हो जाएगा अगेन, है ना। नाउ व्हेन एफ इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इक्वल टू 2 किलो न्यूटन हो जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 2 हो जाएगा 0.2 मीटर का। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 में 10 0 हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन में 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही 3 में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं इसमें, ये वैन एफ इक्वल टू 3 किलो न्यूटन आपका एफ इक्वल टू म्यू डी इंटू एन हो जाएगा। यहाँ पे म्यू डी 0.15 इंटू 10 इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया। कंडीशन ऑफ द बॉडी क्या हो गया, डायनामिक हो गया। ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, जब आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है और फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आ रहा है। बिना कोई फोर्स जो इसको रिलेटिव मोशन देना चाह रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में व्हेन एफ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स 1 किलो न्यूटन हुआ। नॉर्मल रिएक्शन जो है 10 सेंटीमीटर इधर खिसक गया। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कितना खिसकता है ये इसके ऊपर निर्भर करता है और इसकी हाइट के ऊपर निर्भर करता है। हाइट ज़्यादा होगा ये इधर ज़्यादा खिसकेगा, इसका मान ज़्यादा होगा और इधर ज़्यादा खिसकेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं बढ़ा के 2 कर दिया तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, इधर क्या हो गया, ज़्यादा खिसक गया। यहाँ पर 2 किलो न्यूटन में भी फ्रिक्शन फोर्स क्या आ रहा है, 2 किलो न्यूटन आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं जब 3 हो गया तो ये और नहीं बढ़ेगा, 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम जो लग सकता था वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये है। अब उसे घटेगा क्योंकि म्यू डी इज स्लाइटली लेसर देन म्यू एस होता है।
तो ये क्या हो गया 1.5 किलोमीटर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर खिसक चुका है। हम लोग यहाँ पर देखे थे एक्स जो है, एक्स जो होता है क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स के, और एक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, ये वाला हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा एक्स का मान उतना ज़्यादा होगा, ये उतना ज़्यादा नॉर्मल डायरेक्शन खिसकेगा। एफ़ का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये खिसकेगा, इस तरह से होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।